हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ममता की छांव में। ये कहानी मुंबई के महानगर में रहने वाले हिमेश की है। हिमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करता है। अपनी माँ और सुनीता के साथ रहता है। उसके 2 बच्चे हैं। हिमेश लैपटॉप पर बैठा अपने घर ऑफिस का कोई जरूरी काम निपटा रहा था, तभी उसकी पत्नी बोली, हिमेश हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है, हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं, तुम एक काम करो, माँ जी को आज ही वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ ताकि बाद में आपको तंगी ना हो। पैकिंग करते हुए सुनीता ने अपने पति हिमेश से कहा तो हिमेश बोला, हाँ सुनीता तुम सही कह रही हो, मैं आज ही माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ, तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर हिमेश बाहर निकल गया तो सुनीता अपनी सास मनोरमा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी हम विदेश जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया, अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे, इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ने जा रहा है, तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे मनोरमा जी क्या ही बोल सकती थी, इसीलिए चुपचाप वृद्धा आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई तो हिमेश उन्हें लेकर वृद्धा आश्रम चला गया। वृद्धा आश्रम पहुंचकर हिमेश रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी मां के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा तो उस लड़की ने कहा, देखिए सर हमारी मैडम फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है और उनके आने पर ही आपकी मां का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो हिमेश गुस्से से बोला, देखिए मैम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए, आप कहते तो मैं अभी के अभी रुपए लाख का चेक काट कर आपको दे देता हूँ, बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता, वह मैडम इस वृद्धा आश्रम की संचालक है और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकती, आप ऐसा कीजिए कल शाम को फिर से आ जाएगा, कल शाम तक मैडम वापस लौट पाएंगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो हिमेश बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अरे मैडम मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मेरी भी मजबूरी है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ्लाइट है, अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है, प्लीज मैम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में हिमेश का मोबाइल बज उठा, उसने देखा तो उसके बॉस का फोन था। हेलो जी सर, हिमेश ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर हिमेश आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर मैं अभी कर देता हूँ, हिमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर हिमेश आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था, मैं अभी आपको इससे पहले कि हिमेश अपनी सफाई में कुछ कह पाता दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा हिमेश अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी मनोरमा जी भी व्याकुल हो उठी। रमेश ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ, एक तरफ बीवी बच्ची और घर की परेशानियां तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मैम प्लीज कुछ कीजिए, आप वृद्धा आश्रम की मैनेजर को फोन लगाए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, पवन यहाँ आना, तो जरा तभी 20-22 वर्ष का एक नव युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। पवन इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यही सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम अभी करवा देता हूँ, कहकर पवन तो वापस अंदर चला गया, लेकिन ये सुनकर हिमेश आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वह कुछ बोलता उससे पहले ही वह मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर हिमेश यदि आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए, लेकिन मैडम मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर हिमेश मैंने बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर हिमेश बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया।
जहां पवन ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूं, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में बाथरूम है। इतना कहकर पवन कमरे से बाहर निकल गया तो हिमेश वही लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो मनोरमा जी साथ में लाए अपना बैग खोलकर बैठ गई और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने आपकी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने यह आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाते रहूंगी। तुझे पसंद है ना बेटा, अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का हिमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब ना पाकर मनोरमा जी फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ, ना जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर मनोरमा जी अपने बेटे को खिलाने लगी तो हिमेश गुस्से से झेपते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है, आप ही खाई यह आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर मनोरमा जी थोड़ा सा से गई और चुपचाप वह पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर मनोरमा जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिली, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। बोलकर मनोरमा जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गई। 20 वर्ष की मनोरमा जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ दबा दिया था। घर में कई सदस्य थी, एक नंद थी जो अपने पति को लेकर अपन मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जेठानी भी थी, परंतु दोनों जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसलिए जेठानी सास की धूंस की बिल्कुल नहीं करती थी। ले देखकर सास का वश मनोरमा जी पर ही चलता था। मनोरमा जी का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसीलिए कुछ खास नहीं कमाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ जी की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण मनोरमा जी की हैसियत एक नौकरानी से भी बढ़कर थी, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु मनोरमा जी के अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाली उसे बांझ होने के ताने देने लगी। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मनोरमा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उनकी यह खुशी शायद भगवान को भी बर्दाश्त नहीं थी। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मनोरमा जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गई, सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गई, नंद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बना लिया। मनोरमा जी और उसके बेटे को बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी ओर चले गए। मनोरमा जी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद मनोरमा जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और अपनी पसंद की लड़की सुनीता से शादी कर ली। सुनीता मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी, घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। वह दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वही जम जाता। ये सब मनोरमा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किसी बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, समय यूं ही बीतने लगा। अब सुनीता के मायके वाली कनाडा में शिफ्ट हो गई तो सुनीता ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर वहीं बसना है, वहाँ की हाईफाई लाइफ का मजा लेना है। तो हिमेश भी यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। सुनीता और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रहे थे, लेकिन हिमेश अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़े। हिमेश को चिंतित देखकर सुनीता ने कहा, अरे हिमेश तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ माँ जी के लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेगी हमारे साथ विदेश जाकर? तुम परेशान होने के बजाय अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान
दो, ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है, भावना में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। हिमेश को भी यही ठीक लगा और अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माताजी, पवन के आवाज से मनोरमा जी वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे हिमेश से बोली, अच्छा बेटा कम से कम चाय तो पी ले। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज अगर पूरा काम करके ना दिया तो बॉस के डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज पहुँच ही नहीं पा रही है। पता नहीं यह वृद्धा आश्रम वालों ने भी अपने नियम बना रखे हैं, हद है। इतना भी नहीं समझती कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यह एक तरफ वृद्ध आश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है तो दूसरी मैडम जो यहाँ बैठी हुई है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हिमेश गुस्से में बोलते जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक रमेश की नज़र वहाँ खड़ी उस मैडम पर गई। उन्हें अपने सामने देखकर हिमेश बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वह, बस रहने दीजिए मिस्टर रमेश, मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। हिमेश को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं 2 लाख की बजाय रुपए लाख का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने ना जाने कितने जरूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागते हुए बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते हैं। ये सुनकर हिमेश की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल कर ही देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैम? लेकिन मिस्टर हिमेश, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर रमेश उन्हें हैरानी से देखने लगा तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर हिमेश, मैं आज ही आपकी माताजी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वृद्ध आश्रम में रामकिशन नाम की एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर रमेश हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वह उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर हिमेश, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर, तो सिर्फ एक नाटक ही तो करना है, लेकिन सोचिए अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर हिमेश ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम रोहित है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे रामकिशन जी के कमरे में ले गई। रामकिशन जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रामकिशन, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी, रामकिशन जी के दोस्त ने कहा। तो कपकपाती आवाज में रामकिशन जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ली, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। ना जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जू तक नहीं रंगती। रामकिशन जी के दिल में शिफा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामकिशन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा हिमेश रामकिशन जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम हिमेश को लेकर आई और रामकिशन जी के पास आकर बोली, बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रामकिशन जी ने धीरे से कहा, कौन आया है बेटी? तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता रोहित आया है। क्या मेरा रोहित आ गया? कहते हुए रामकिशन जी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? कितना बड़ा हो गया रे तू? हिमेश की ओर नजर डालते ही रामकिशन जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, हाँ बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज उससे भी जी भरकर बातें कर लीजिए। बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई तो हिमेश पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामकिशन जी बोली, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे
पास बैठो। हिमेश कुछ सा सहज सा महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था रोहित बेटा कि एक ना एक दिन तू जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते राम किशन जी बीच में ही हौंफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगी। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गई उसे देखे हुए? यह बात सुनकर हिमेश कुछ बोल नहीं पाया तो राम किशन जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक है। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी थी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। कहते हुए राम किशन जी ने पास ही पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक लड्डू रखा था। वो हिमेश को देते हुए बोली, बेटा ये लड्डू मैंने तेरे लिए रखा था। हिमेश ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया तो राम किशन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोली, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही बनता रहता था। तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा लड्डू खाने से मना करती थी, इसलिए हर रोज शाम को पार्क में ठहरने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कैपते हाथों की ओर देखते हुए राम किशन जी ने कहा तो हिमेश बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी? अपने काम को समय देने की कोशिश करूँ तो रिश्तों को समय नहीं दे पाती, और अगर रिश्तों पर ध्यान द तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है, हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। ये सुनकर हिमेश नजरें झुकाई चुपचाप बैठा रहा तो राम किशन जी बोली, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने आया तो सही। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? राम किशन जी ने पूछा तो हिमेश सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा बेटा, कहते हुए अचानक राम किशन जी की आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगी। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोली, बेटा तू मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ दादाजी बताइए ना। बेटा तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी की एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है, यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बहू पोते पोतिया सब है, लेकिन फिर भी उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह छुपती हैं। अभी हिमेश और राम किशन जी की बातें चल ही रही थी कि हिमेश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी सुनीता का फोन था तो हिमेश बोला, अच्छा दादाजी अब आप सो जाए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा, भगवान करी तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिली। हिमेश ने राम किशन जी के पैर कर आशीर्वाद लिया और बोझल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट लांघ कर आगे बढ़ा उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोने की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो राम किशन जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। हिमेश दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया लाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस मृत व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर हिमेश के आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और राम किशन जी के बारे में बताया। काफी देर हिमेश उदास होकर बाहर ही बैठा रहा, तभी दोबारा से उसका फोन बजा। हिमेश ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी सुनीता बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो तुम? तो मांझी को वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? वह क्या है ना सुनीता, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं हिमेश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सुनीता उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास बैठे
हुए, हो ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता, वह माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें, कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए हिमेश ने फोन काट दिया और वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास कमरे में चला गया। बेटे को उदास देखकर मनोरमा जी ने पूछा, क्या हुआ हिमेश बेटा, कोई परेशानी है क्या, इतनी देर कहाँ लग गई। कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसीलिए बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना, जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ, हिमेश ने कहा। तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने ने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए हिमेश ने कहा, माँ याद है आपको जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम नानी जी के घर गए थे, तो मैं वहीं गली में आज पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था, कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वह घटना याद करके मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को दो पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी वही बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी, गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ती मेरे पास आए और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था, कितना रोई थी आप उस समय। हाँ बेटा, जिस बेटे को बचपन में एक मिनट के लिए ओझल नहीं होने देती थी, अब उसी बेटे के बिना अकेली कैसे रहूंगी। सोच सोच कर ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगी। माँ को देखकर हिमेश की आंखों में भी आंसू आ गई। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से हिमेश की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और न ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई। बातें करते करते हिमेश अपनी माँ की गोद में सर रखकर वहीं सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से यह सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। मनोरमा जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहला रही और थोड़ी देर बाद मनोरमा जी भी अपने बेटे के सर पर सर रखकर वहीं सो गई। सुबह हिमेश की आंखें खुली तो हड़बड़ा हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो मनोरमा जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर हिमेश वहाँ से तेजी से निकल गया और सीधा अपने बॉस के पास ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसके आंखों के सामने आ रहे थी। रात को हिमेश जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था तो सुनीता बोली, छोड़ आए माँ जी को वृद्धाश्रम। तो हिमेश ने हमें सिर हिला दिया। तभी सुनीता बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर हिमेश हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए हो, खाना ठंडा हो जाएगा, सुनीता ने कहा। तो हिमेश बोला, मुझे भूख नहीं है, बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे लेकिन हिमेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह होते ही हिमेश बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्ध आश्रम में पहुंच गया जहां एक दिन पहले वह अपनी मां को छोड़कर आया था। जैसे ही हिमेश अंदर गया तो सामने वही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर जाकर हिमेश यहाँ वहाँ देखने लगा। मैम मेरी माताजी कहाँ है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैम बोली, देखिए मिस्टर हिमेश, अभी तो आपकी माताजी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया? उस मैम ने कहा, मिस्टर हिमेश आपकी माताजी वृद्धा आश्रम की कुछ अन्य महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई है। दरअसल उन्होंने आज निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वो पूजा में व्यस्त है। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से
प्रार्थना कर रही है। मैडम की यह बातें सुनते ही हिमेश की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। तभी उसे सामने से मनोरमा जी हाथ में पूजा की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही हिमेश माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर मनोरमा जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 7 साल का छोटा सा हिमेश राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। मनोरमा जी के पास पहुंचकर हिमेश दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो माँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धा आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। माँ मनोरमा जी के पैरों में गिरकर हिमेश रोए जा रहा था। तभी मनोरमा जी ने कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की शांति के लिए मजबूरी में कठिन फैसले भी उठाने पड़ जाते हैं। तो हिमेश बोला, नहीं माँ, अब मैं कोई कठिन फैसला नहीं उठाऊंगा, अब मैं वापस तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, चलो माँ अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर रमेश आप ऐसे नहीं ले जा सकते, इन्हें वृद्धा आश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई और एक पेपर निकालकर हिमेश को साइन करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर हिमेश हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ के मैनेजर अभी तक नहीं आए हैं क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर हिमेश इस वृद्ध आश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ, लेकिन मैम 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, वह सब झूठ था और वह झूठ मैंने इसीलिए बोला था ताकि एक दिन आप यहाँ पर रुके और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। या आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वह लोग खुशनसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। माँ की अपनी अहमियत होती है। मिस्टर हिमेश, माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है तो सिर्फ अपने बच्चों की थोड़े से प्यार की, उनके साथ की, और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। ये बात सुनकर हिमेश आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैम को धन्यवाद कहकर हिमेश अपनी मां को लेकर जैसे ही वृद्धा आश्रम के गेट से बाहर निकला तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ जाए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आ जाए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही मनोरमा जी अपने बेटे हिमेश के साथ गाड़ी में बैठी, तभी हिमेश के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताई कहाँ निकल गए तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो, उसकी पत्नी सुनीता ने कहा। तो हिमेश बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूँगी, जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ, सुनीता बोलते जा रही थी। तो हिमेश बोला, बिल्कुल नहीं सुनीता, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए हिमेश ने फोन काट दिया। तभी मनोरमा जी बोली, बेटा मैं तो अब कितने दिन की साथी हूँ, वृद्धा आश्रम में पड़ी रहती मेरे कारण, तुम अपने घर में कलेश पैदा मत करो बेटा। नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मनोरमा जी को लेकर हिमेश जैसे ही घर पहुँचा तो उसकी पत्नी सुनीता मनोरमा जी को देखते ही आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है अब तुम भी अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहो, मैं तो चली अपने माँ बाप के पास विदेश। हाँ ठीक है सुनीता, तुम जा सकती हो, जब तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती तो मैं भी मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सोचकर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम वृद्ध आश्रम में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? हिमेश ने कहा। तो सुनीता गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो हिमेश? मेरे माँ बाप वृद्ध आश्रम में भला क्यों जाएंगे?
लिए मेरे भाई भाभी बहुत सेवा करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ सुनीता, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकता है तो मैं मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकता। पिता को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो मुझे भी मेरी माँ की चिंता है। मेरी माँ के पास तो मेरे पिता भी नहीं है। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं, और आज तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़कर विदेश चला जाऊं। कहते कहते हिमेश फूट फूट कर रोने लगा तो सुनीता की भी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए हिमेश से कहा, मुझे माफ कर दो हिमेश, आज मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपने मांझी के पास ही रहना है। कहते कहते सुनीता भी फूट फूट कर रोने लगी तो बेटे और बहू को रोते देखकर मनोरमा जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी को सब्सक्राइब